प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। यहाँ हम 3 मुख्य उपयोग पढ़ेंगे। पहला, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। दूसरा, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। एंड थर्ड, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो विमाओं का पहला उपयोग जो हम देख रहे हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान अगर n है और मात्रक अगर u1 है तो n1 और u1 का गुणनफल नियत होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एक पद्धति में n1 है और मात्रक u1 है और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक u2 है, तो n1 u1 बराबर n2 u2 होगा। n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसी सिद्धांत का उपयोग हम करेंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए। ठीक है। माना कि कोई भौतिक राशि है, उसकी विमाएँ द्रव्यमान में a, लंबाई में b और समय में c है। द्रव्यमान में a मतलब m पर a, लंबाई में l पर b और समय में c, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा MALBTC। यदि हम माने कि इस भौतिक राशि का आंकिक मान पहली पद्धति में n1 है और दूसरी पद्धति में n2 है, तो इस भौतिक राशि P को हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 u1 को लिख रहे हैं P इक्वल टू n1 u1। अब विमा हमने ले लिया। विमीय सूत्र क्या था? MALBTC। भौतिक राशि का विमीय सूत्र था MALBTC। तो हमने यहाँ पर भौतिक राशि P को लिख दिया, P बराबर n1 और उसका मात्रक u1 उसके स्थान पर लिख दिया MALBTC। यहाँ M1, L1 और T1 जो MLT के साथ 1 लिखा गया है, यह पहले मात्रक पद्धति को निरूपित करता है कि M1 पहली मात्रक पद्धति में क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। L1 पहले वाले मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक है। T1 पहले मात्रक पद्धति में समय का मात्रक है। इसी प्रकार से यदि दूसरे मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 हो और मात्रक द्रव्यमान, लंबाई और समय के क्रमशः m2, L2 और T2 हों, तो हम लिख सकते हैं P बराबर n2 u2, या लिख सकते हैं P बराबर n2 और u2 के स्थान पे विमा हमने रख दिया MALBTC। लेकिन इस बार हमने m2 लिखा, L2 लिखा, T2 लिखा, क्योंकि ये दूसरी मात्रक पद्धति में मूल मात्रक हैं। द्रव्यमान के m2 कौन है? द्रव्यमान का मात्रक है दूसरे मात्रक पद्धति में। L2 क्या है? लंबाई का मात्रक है, लेकिन दूसरे वाले मात्रक पद्धति में है। और T2 का भी मतलब यही है कि ये दूसरे मात्रक पद्धति में समय का मात्रक है। अब n1 u1 बराबर n2 u2 से n1 u1 बराबर n2 u2 से, ठीक है, हमने लिख दिया। ये आ गया n1 u1 बराबर n2 u2।
N1 U1 के स्थान पे M1A L1B T1C बराबर N2 और MA LB TC, लेकिन इस बार 2 लिखेंगे। M पर 2 लिखा, L 2 लिखा, T 2 लिखा। मान लीजिए अगर N1 हमें ज्ञात है और N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू अगर N2 का मान निकालना है तो यह पक्ष कहाँ जाएगा? यह पक्ष आपका N2 का मान अगर निकालना है हमें, तो बाकी यह पक्ष इसका पक्षांतर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू, ये पूरा पक्ष रहेगा N1 M1A L1B T1C, और बट्टे में क्या आ जाएगा? ये M2A L2B T2C। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A है, L1 अपान L2 पावर B है, T1 अपान T2 पावर C है। इस प्रकार से हम किसी भी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। इसको उदाहरण से हम देखते हैं। मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इसका मान दूसरे मात्रक पद्धति में निकालना है। यहाँ पे मीटर है लंबाई के लिए और समय के लिए क्या है? सेकंड है। दूसरे मात्रक पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना है, जबकि लंबाई के लिए मीटर ना माने, लंबाई के लिए हम किलोमीटर माने मात्रक, और समय के लिए यहाँ क्या है? सेकंड। लेकिन इस बार क्या माने? समय के लिए हम मिनट नापें, मिनट हम मात्रक मान लें। तो जब हम मीटर और सेकंड की जगह मात्रक किलोमीटर और मिनट लेंगे तो मान क्या आएगा गुरुत्वीय त्वरण का? तो सबसे पहले हम भौतिक राशि देखेंगे। कौन सी भौतिक राशि है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण भौतिक राशि है। त्वरण, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? L_T-2। ठीक है, L_T-2। तो ऐसे केसों में सबसे पहले आप भौतिक राशि लिख लेंगे। भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण, विमीय सूत्र L लिखा है, देखिए L_T-2। अब यदि हम मान लें कि दो मात्रक पद्धतियां हैं जिनमें आंकिक मान N1 और N2 हैं और N1 और N2 हैं और विमीय सूत्र मात्रक क्या है? U1 और U2 हैं। तो क्या होगा? N1 U1 बराबर N2 U2 होगा पहले की तरह। तो N1 U1 बराबर N2 U2 से N1 और U1 के स्थान पर N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 के स्थान क्या रखा? विमीय सूत्र रख दिया हमने, L_T-2 था, यहाँ देखिए L_T-2। ठीक है, तो L_T-2, लेकिन यहाँ 1 1 लगा है। इसका मतलब पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक, T1 का मतलब T1 का मतलब पहले मात्रक पद्धति में समय का मात्रक बराबर N2 और L_T-2। यहाँ L2 और T2 है, मतलब L2 का मतलब दूसरे मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक, T2 का तात्पर्य है दूसरे मात्रक पद्धति में समय का मात्रक। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे हमको ज्ञात करना है N2। वी हैव टू नो N2। N2 इक्वल टू ये पूरा पद आएगा और ये कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो N2 इक्वल टू N1 L1 बाई L2 पावर 1 है यहाँ, इंटू T1 बाई T2 पावर क्या है? -2 है। ठीक है, N2 इक्वल टू N1 का मान क्या था? देखिए 9.1 दिया गया था। N2 इक्वल टू N1 का मान रख दिया 9.8। L1 क्या है? पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। तो L1 क्या है? मीटर, 1 मीटर। ठीक है, L2 दूसरे मात्रक पद्धति में किलोमीटर दिया गया है। T1 पहले क्या था? सेकेंड। T2 दूसरे मात्रक पद्धति में मिनट, मीटर। अब यहाँ देखिए मीटर और किलोमीटर को क्या लिख दिया? 1000 मीटर। सेकेंड
और यहाँ पर मिनट की जगह क्या लिख दिया 60 सेकेंड। अब इस प्रकार से मीटर और मीटर कैंसिल आउट और सेकेंड कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर 1/1000 आ जाएगा, यहाँ 1/60 आएगा, पावर -2 आएगा। ये आ गया 9.8 इंटू, अब ये 1/60 के पावर -2 है तो 60 के पावर +2 हो जाएगा, तो 9.8 × 60 × 60/1000 हल करने पर यह 35.3 आ गया। अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, वही मान बराबर कितना आया 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर आया। ठीक है, इस प्रकार से वह मान जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, वही मान हमें प्राप्त हुआ 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे केस हो सकते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में आप कन्वर्ट करिए। अब दूसरा उपयोग विमाओं का लेते हैं, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का, उसके डायमेंशनल बैलेंस का को चेक करना, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। इसके लिए यही नियम है, किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों को हम देखेंगे, दोनों पक्षों का अलग अलग विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, और यदि वो दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान आते हैं तब दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, और दोनों पक्ष के विमीय सूत्र समान नहीं आते हैं तो दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, v = यहाँ पर आप एक समीकरण देख रहे हैं, v = √2gh। तो बायां पक्ष क्या है v है और दायां पक्ष क्या है √2gh। तो पहले बाएं पक्ष का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे v। ठीक है, बाएं पक्ष लिख लेंगे, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र अर्थात v का विमीय सूत्र। ठीक है, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र v का कितना आया, v का होगा LT-1। ठीक है, वेग का हम जानते ही हैं, विमीय सूत्र LT-1। अब दाहिने पक्ष का विमीय सूत्र, दाहिने पक्ष का विमीय सूत्र क्या आएगा, बराबर √2gh का विमीय सूत्र। √2 दो तो अंक है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, √gh का विमीय सूत्र। तो g का विमीय सूत्र क्या होगा, g का विमीय सूत्र क्या होगा भाई LT-2। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, और ये अंडर रूट में है इसलिए 1/2 लगाते हैं। ठीक है, करणी में है इसलिए 1/2 घात लगा दिया। और h के लिए क्या होगा भाई, h तो ऊंचाई है, l उसका विमीय सूत्र l होगा, और यहाँ भी पावर हाफ लगा दिया। यहाँ क्या हो गया, l पर l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो L2 हो गया। L2 गुणे 1/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। और यहाँ क्या है, t पर -2 है और 1/2, 2 × 1/2 तो t-1 हो गया। दाहिने पक्ष का विमीय सूत्र भी क्या आया, LT-1। इसके पहले हमने बाएं पक्ष का विमीय सूत्र भी देखा है, वह भी LT-1 है। तो इसके लिए नियम ध्यान रखिए कि दोनों पक्षों का अलग अलग विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, और यदि वो विमीय सूत्र समान आते हैं तो दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, अगर ऐसा नहीं आता तो दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है। विमाओं का तीसरा उपयोग देख लें, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। यदि हमें ज्ञात है कि यह
दी गई भौतिक राशि या यह भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे हमें यह ज्ञात हो कि एक भौतिक राशि x है जो कि भौतिक राशियों p, q और r पर निर्भर करती है, तो हम इन भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई भौतिक राशि x 3 भौतिक राशियों p, q, r पर निर्भर करती है, इन या अमुक अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम इन भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या करना होगा, मान लेंगे कि जो भौतिक राशि x है वो निर्भर करती है p की घात a, q की घात b और r की घात c पर। इस तरह से मानना होगा कि अगर x p, q, r पर निर्भर करता है तो x निर्भर करता है p की घात a, q की घात b और r की घात c पर। ऐसा ही मानना होगा और यह हम इस प्रकार से मान करके हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब इसे समझते हैं। मान लिया कि एक सरल सा केस लेते हैं सरल लोलक का, और यह मानते हैं कि सरल लोलक का दोलनकाल t, लोलक का दोलनकाल t गोलक के द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। जो लोलक का दोलनकाल है t वह गोलक के द्रव्यमान m, लंबाई l और g पर निर्भर करता है। अगला काम क्या होगा, हम मान लेंगे कि दोलनकाल t किस पर निर्भर करता है, m की घात a घात मान लेंगे, l की घात कोई मान लिया b और g की घात c पर निर्भर करता है। ठीक, आपने ऐसा मान लिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लिया कि t जो है m की घात a, l की घात b और t की घात c पर निर्भर करता है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह लगा दिया गया और एक समानुपातिक नियतांक लगाना पड़ेगा k, और यह k विमाहीन नियतांक है। तो समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 क्या बन गया भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया t बराबर k, m की घात a, l की घात b और g की घात c। अब क्या करेंगे, k यहाँ विमाहीन नियतांक है, दोनों ओर की विमाएँ लिखेंगे, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर। t क्या है, दोलनकाल है, समय है, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, t ही होगा समय के लिए। k विमाहीन नियतांक है, उसका विमा नहीं लिखेंगे। m द्रव्यमान है, उसका विमा m ही होगा, m और m की घात a। लंबाई l के लिए विमा l, उसकी घात b और गुरुत्वीय त्वरण के लिए g, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, LT-2 और घात कितना हो गया c। ठीक है, तो यहाँ समय का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, लंबाई का विमीय सूत्र और ये गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र LT-2 पावर c। अब अगर हम चाहें तो यहाँ दिखा दें, क्योंकि हमें घातों की तुलना करनी है इसलिए हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में केवल t है, मतलब इसका पावर कितना है, 1 है। और हम यह भी लिख सकते हैं कि m की घात 0 है, l की घात 0 है और t की घात 1 है। ठीक है, m और l नहीं है तो घात 0 है, उसका लिख सकते हैं, और t की घात 1 है। और दाहिने पक्ष में हम क्या करेंगे, m की घात को एक जगह इकट्ठा करेंगे, l को एक जगह और t को एक जगह। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे m कहाँ है, एक ही जगह पे है, तो m की घात कितनी हो गई, a हो गई। l कहाँ है, एक l का घात b यहाँ पे है और एक l यहाँ पर है, उसका घात c है। ठीक है, तो l का घात कितना हो गया, b है और c है, तो b प्लस c, l की घात b प्लस c। और t केवल एक ही जगह पे है, यहाँ पे t का घात -2 है और यहाँ c है, तो -2c। तो दाहिने तरफ भी हमने m की घात को एक जगह, l को एक जगह और t को एक जगह इकट्ठा कर लिया। बाएं तरफ भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की घातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो घातों की तुलना कर दें, जैसे यहाँ पर m का घात a है, यहाँ m की घात 0 है। यहाँ देखें, एक m का घात a, यहाँ पर m का घात 0, इसका मतलब a का मान कितना है, 0 है।
इधर देखें, यहाँ पे l का घात b प्लस सी है और यहाँ l का घात 0 है, तो समीकरण बन गया b प्लस सी इक्वल टू 0। t का घात कितना है -2c और यहाँ क्या है 1, -2c के स्थान पे -2c इक्वल टू 1। अब इन समीकरणों को हल करके हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, a, b, c का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो मान प्राप्त होता है a इक्वल टू 0, c इक्वल टू -12 एंड b इक्वल टू 1/2। इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक, समीकरण नंबर 1 क्या था? समीकरण नंबर 1 यह था, यह समीकरण। इसमें a की जगह और b की जगह और c की जगह उनका मान रख दिया जाए। ऐसा करने पर सूत्र जो प्राप्त हो रहा है वह सूत्र प्राप्त हो रहा है t बराबर k m की घात 0। m की घात 0 का मतलब दोलन काल t m पर निर्भर नहीं करता। l की घात 1/2 और g की घात -1/2, अर्थात t बराबर k करणी में अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं L/G। इस प्रकार से यह सूत्र हमने स्थापित किया कि किसी लोलक का दोलनकाल t उसके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार से निर्भर करता है। t बराबर k √L/G। m की बात भी आई थी लेकिन m का घात 0 आ गया, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि जो ये विमाहीन नियतांक आ रहा है k, तो विमीय विधि से हम इस विमाहीन नियतांक का मान किसी भी प्रकार से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हमें फार्मूला पता है तो इस विमाहीन नियतांक का मान लिखेंगे। अगर नहीं ज्ञात है, सूत्र हमें पहले से नहीं ज्ञात है, तो इस विमाहीन नियतांक का मान हम कुछ भी मानकर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि दोलन के जो लोलक का आवर्त काल है उसका सूत्र होता है t बराबर 2π√L/G। तो यहाँ के स्थान पर क्या है 2π, यहाँ के का मान 2π होता है। विमीय विधि में हम k का मान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। अलग अलग सूत्रों की स्थापना में k का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, यदि उस सूत्र में k का मान क्या है यह आपको ज्ञात है तब तो लिखिए, अन्यथा उसे k ही लिखिए। एक और एग्जाम्पल इसके समझते हैं। एक यहाँ पे तने तार की आवृत्ति का उदाहरण लिया गया है और प्रश्न इस प्रकार से है कि तने तार की आवृत्ति n निर्भर करती है F पर। F पर मतलब तार में कितना तनाव बल है, तार पर कितना तनाव बल लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। L तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है और M तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। ये M क्या है, द्रव्यमान केवल नहीं कर रहे हैं, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। मास ऑफ यूनिट लेंथ, एक लंबाई का द्रव्यमान है। और जब एक लंबाई का द्रव्यमान कहा जाएगा तो आप बहुत ध्यान रखेंगे कि इसका विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, लेकिन एकांक लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान बटे लंबाई m/l, अर्थात ml-1। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान लिख दिया तो उसका विमीय सूत्र आप द्रव्यमान मान के कंफ्यूज नहीं होंगे। विमीय सूत्र m नहीं लिखेंगे, उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, अतः उसका विमीय सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखेंगे बटे में लंबाई का लिखेंगे, तो ml-1 आ जाएगा। फिर से इसे देखते हैं कि जो तने हुए तार की, एक तार है, दो क्लैंप के बीच में एक तार है यहाँ पे, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तार को तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी इसकी है, ये तार में कितना तनाव है F पर, उसकी लंबाई पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम क्या करें, मान लें कि आवृत्ति n, तनाव F की घाते a, लंबाई L की घाते b और द्रव्यमान कहेंगे इसे m को, ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, मास ऑफ यूनिट लेंथ m की घात c।
घात पर लगाएंगे पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लिया। n प्रोपोर्शनल टू f की घात a, l की घात b, m की घात c। प्रोपोर्शनल को हटा करके बराबर लगा दिया, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा दिया k, n बराबर k f की घात a, l की घात b, m की घात c। अब फिर पहले की तरह दोनों पक्षों के विमेय सूत्र लिखेंगे। आवृत्ति n के लिए क्या होगा भाई, आवृत्ति n के लिए विमेय सूत्र t-1, 1/, आवर्तकाल मतलब t-1। बल के लिए विमेय सूत्र जानते ही हैं, ठीक है, ml t-2, लंबाई के लिए l, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान के लिए ml-1 लिख दिया, और घात जो है a, b, c उसको लिख दिया। बाएं पक्ष में देखिए, इसे हम t की घात -1 है, इसको हम लिख सकते हैं m की घात 0, l की घात 0, t की घात -1, और दाहिने पक्ष में हम m की घातों को, l की घातों को और t की घातों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ अगर हम देखें दाहिने पक्ष में m कहाँ है, m यहाँ है, घात कितना है a, और कहाँ है, यहाँ m यहाँ है, घात कितना है c, तो m का घात क्या हो गया a + c। l यहाँ पर है, घात कितना है a, l यहाँ पर है, घात कितना है b, l यहाँ पर है, घात कितना है -1 × c, क्या -c, यहाँ पर a, b और फिर -c, तो a + b - c। t कहाँ है, t एक ही जगह पे है यहाँ पे, और यहाँ घात क्या हो जाएगा उसका -2a। अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे। जैसे m का घात जो बाएं पक्ष में है वही दाएं पक्ष में होगा, ठीक है। तो इधर देखिए m का घात कितना 0 है, और इधर m का घात क्या है a + c, तो a + c का मान क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे देखिए l का घात क्या है 0 है, और यहाँ l का घात कितना है a + b - c, तो a + b - c का मान क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ t की घात कितना है -2a, यहाँ t की घात पे -1, तो -2a का मान कितना हो गया -1। अब ये 3 समीकरण हो गए, और 3 चर भी हैं a b c। अब इन रैखिक समीकरणों को हम सरलता से हल कर सकते हैं। इन समीकरणों को हल करके हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। हल करने पर a का मान 1/2, b का मान -1 और c का मान -1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में, अर्थात जो पहला ये समीकरण था, इसी में a और b और c का मान रख दिया गया, तो यह आ गया n बराबर k f की घाते 1/2, l की घाते -1, m की घात -1/2, ठीक है। k का मान विधि से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो n = k, और l की घात -1 है तो k/l लिख दिया, और हाफ वाले को रूट, पावर जिसका हाफ है उसको रूट में कर दिया, √f, और चूंकि माइनस है इसलिए m वाला अपान में हो गया, n = k/l √f/m। यदि हम जान रहे हैं, हमें ज्ञात है कि फार्मूले में k का मान हाफ है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ k का मान हाफ है, अतः n बराबर 1/2l √f/m। यह संबंध है n, f, m और l के बीच। यदि k का मान हम सूत्र नहीं जान रहे हैं, तो k का मान हम अपने मन से कुछ भी मान करके नहीं लिखेंगे, उसे k ही, अर्थात सूत्र को इसी रूप में छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। और सही ज्ञात है तो ही हम आगे उसको k का मान लिख करके रिजल्ट लिखेंगे। इस प्रकार से हम विमाओं के तीनों उपयोग को हम लोगों ने समझा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।